अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 9 ऑफ द PMDC फिज़िक्स विच इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये हमारा सेकेंड ईयर फिज़िक्स का बहुत मतलब बस ये आखिरी ऐसा चैप्टर है जो आपको थोड़ा लेंदी है। जितने अभी हमने चैप्टर्स पढ़े तो उतना ही लेंदी होगा ये भी। इसके बाद जब चैप्टर्स हम पढ़ेंगे दैट वुड बी ऑफ 1 पेज और एक SLO के होंगे बस। तो यानी कि हम 11 अगस्त तक इंशाल्लाह अपना फिज़िक्स सेकेंड ईयर विद नम्स पास्ट पेपर कंप्लीट कर चुके होंगे और 11 अगस्त को ही हम इंशाल्लाह केमिस्ट्री शुरू कर देंगे अपना, एंड केमिस्ट्री वुड बी आवर लास्ट सब्जेक्ट। उसके बाद एक दिन हम इंग्लिश को देंगे। इंग्लिश बहुत आसान है नम्स की, और PMDC की हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी फिर। और आफ्टर योर नम्स एग्ज़ाम उसके बाद हम PMDC के पास्ट पेपर्स तकरीबन 22 सितंबर से पहले 20 दिन तक सॉल्व करेंगे जितने हो सकेंगे, क्योंकि पास्ट पेपर अगर हमने PMDC के नहीं किए तो हमारा PMDC नहीं क्लियर हुआ। तो पास्ट पेपर्स हम ज़रूर करेंगे, उसके लिए मैंने 20 दिन रखे हैं अलग से, एंड 20 डेज़ आर टू मच। इसमें इंशाल्लाह हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे। सो ऐसे लोग मैंने रिव्यू कर लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, और हम आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर को और इस टॉपिक के बारे में। सो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा, उससे ही कुछ मिलता जुलता ये चैप्टर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ डेफिनेशन दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दोनों चीज़ें आपकी आ गई सामने, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और इंडक्शन। सो इसकी डेफिनेशन ये है, व्हेन अ फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्चुएटिंग का मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इज ब्रॉट नियर या फिर क्लोज्ड टू द सर्किट, किसी भी सर्किट के पास, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इज़ इंड्यूस्ड, वो उसके अंदर पैदा करवाया जाता है, इंड्यूस्ड करवाया जाता है उस क्लोज सर्किट के अंदर जिसके करीब हम अपनी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाते हैं। तो इंड्यूस्ड यानी कि लाया हुआ, हम जानबूझ के लाएं। तो दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो कि मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। लॉज गवर्निंग द मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे EMF। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को आपको समझ आ गया होगा, इंड्यूस्ड कराई हुई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो नंबर 1 वी हैव फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि इस पूरे चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। फैराडे लॉ इज़ द मेन पर्पस बिहाइंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो फैराडे लॉ ने ये कहा दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF, जो हमने इंड्यूस्ड कराई है EMF, इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ये फैराडे लॉ ने कहा, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। सो अगर इसने ये कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज में ML लिख रहा हूँ, उसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ये मैंने अपने पास से बनाई है, आप मतलब समझना, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, जो है प्रोडक्ट है N, जो कि आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल के अंदर, एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, यानी कि इंड्यूस्ड EMF जो मेरे पास यहाँ पर हो रही है, इंड्यूस्ड EMF, एक मिनट, इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इनटू रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। दिस इज कॉल्ड द फ्लक्स लिंकेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। सो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया ये बाद में बताऊंगा मैं, अभी सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखो, वो हम जब आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इज डिपेंडेंट ऑन 3 क्वांटिटीज़। इसको मैं आगे लिख लेता हूँ बल्कि, ताकि हमारी थोड़ी क्लियर हो जाए। बिल्कुल।
सो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का साइन इस तरह होता है, आप दोनों की तरफ सिंगल लाइंस बना दो। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, बी, अब मैं इसका पूरा नाम नहीं लिख रहा, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इसका पूरा नाम है, हम पढ़ चुके हैं। स्पीड ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट, स्पीड ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट, किस तरीके स्पीड से मैग्नेट का मोशन हो रहा है, और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल एन। तो इन पर डिपेंड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव साइन क्यों आया, माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इसको पढ़ते हैं। ये आया लेंजिस लॉ की मदद से। लेंजिस लॉ, लेंजिस लॉ ये कहता है that the direction of the induced EMF is such, direction of induced EMF is such that, इस तरीके की है उसकी डायरेक्शन, it always opposes the change producing it। देखो फैराडे लॉ ने मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया और लेंजिस लॉ ने डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ तो दी, मगर इस तरीके से दी कि अगर मेरे पास ये एक फॉर एग्जांपल मोटर है और इस मोटर के अंदर मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ लाई, अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ लाया मोटर के अंदर, तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसकी मदद से आई है, तो भाई ये तो किसी इलेक्ट्रिक करंट की मदद से आई होगी ना, या फिर ये मैग्नेटिक फील्ड की मदद से आई होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है mg, इसकी मदद से इंड्यूस्ड ईएमएफ इस मोटर के अंदर आई। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन यूँ नहीं होगी इसी की डायरेक्शन में, नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अपोज करेगी, इस तरफ जाएगी। तो इसलिए अपोज करेगी तो माइनस आया साइन, तो इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड लेंजिस लॉ और फैराडे लॉ की मदद से माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब मैं इसको एक और तरीके से समझाता हूँ, आई होप आपको यहाँ तक तो ये बात समझ आई होगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मेरे पास ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और ये मेरे पास इसका स्विच है, बल्ब के साथ अटैच है, और ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है, एक ये है, और इसी तरह मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक और। अब आपको ये बात समझ आ जाएगी और ये चैप्टर भी पूरा समझ आ जाएगा इस डायग्राम से। ये भी इसी की तरह ही थोड़ा अजीब सा बन गया, खैर है। ये भी बल्ब है अजीब सा जो मैंने बनाया है यहाँ पे, खैर सही है। ये दो मेरे पास एक कंडक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल कंडक्टर्स हैं। सो ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, ये मेरे पास साउथ पोल है। इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं अभी, सिर्फ इसको मेंटेन रखना, इस वाले सिलेंडर की। तो ये मेरे पास नॉर्थ है, ये मेरे पास साउथ है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लाया मैग्नेट, उसूलन क्या होना चाहिए, यहाँ पर नॉर्थ होना चाहिए, यहाँ पर साउथ होना चाहिए, ठीक है, मगर ऐसा नहीं हुआ ये कि ये नॉर्थ था तो ये भी नॉर्थ हुआ, ये साउथ और ये इस तरफ साउथ हो गया। मगर चलो इस बात को यूँ समझ लो कि अगर ये नॉर्थ था और ये साउथ था तो यहाँ पर मैंने उल्टा कर दिया, मैंने यहाँ पर राइट नॉर्थ रख लिया, लेफ़्ट साउथ रख लिया, बस कुछ कॉन्सेप्ट मत लगाओ अभी। तो जैसे ये मैग्नेट इस सिलेंडर के पास गया, करीब आया, तो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ और करंट पैदा हुआ। तो वो इस तरह कॉइल्स हैं हमारे पास, तो कॉइल्स ही कॉइल्स बने हैं। तो एक कॉइल के अंदर यूँ करंट गया, एक कॉइल के अंदर यूँ करंट गया, एक कॉइल के अंदर भी यूँ करंट गया, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब इसी तरह इस साउथ के पास साउथ आया और इस नॉर्थ के पास यहाँ पर वही डायरेक्शन हो गई, राइट पे नॉर्थ रखा, लेफ्ट पे साउथ रखा। इस साउथ से साउथ टच हो रहा है इस वाले मैग्नेट का, इस नॉर्थ से इस वाले मैग्नेट का नॉर्थ टच हो रहा है, ठीक है। मगर अब ये जो दूसरा सिलेंडर है जिसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ की जाएगी, इसका जो पोल होगा ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा। यहाँ पे उल्टा हो गया, क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ ने कहा मैं अपना नॉर्थ पोल या साउथ पोल मैग्नेट के पोल से अपोजिट रखूँगा, यानी कि अगर ये साउथ है मेरा तो अगला नॉर्थ होना चाहिए, या फिर इसको छोड़ दो। मैग्नेट ने कहा मैं नॉर्थ हूँ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ने कहा मैं अपना नॉर्थ तुम्हें नहीं दूंगा, मैं अपना साउथ तुम्हें दूंगा।
तो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ ने अपना साउथ नॉर्थ को दिया और नॉर्थ अपना उस तरफ रखा। जब नॉर्थ उस तरफ रखा तो अब इसकी डायरेक्शन हो गई कुछ इस तरफ, ये, ठीक है। तो अब इसके मुताबिक एक चीज़ याद कर लो, जब भी मेरे पास डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एंटी क्लॉकवाइज, सो एन फॉर नॉर्थ, तो आपकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल होगी, नॉर्थ पोल टुवर्ड्स। और जब भी आपकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज तो आप बोलोगे डायरेक्शन इज द साउथ पोल। सो बस एंटी से याद रखो, एन स्टैंड फॉर नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज इज फॉर नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज फॉर साउथ पोल। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में आपको ये बात नहीं मिलेगी जो उस वक्त मैंने बताई है। 90% बच्चों के एमसीक्यू सिर्फ इस वजह से गलत होते हैं कि नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, या साउथ पोल क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये बात अगर जहन में बिठा ली, क्योंकि मैंने सेकेंड ईयर में ये चैप्टर पढ़ा था इंडिया के बुक से ना, मतलब इंडिया की बुक से नहीं, इंडिया की कोचिंग से मैंने पढ़ा था फाइनल एग्जाम्स में। तो एक दिन पहले फिजिक्स के पेपर से पहले मैंने इंडियन एग्जामिनेशन बोर्ड से पढ़ी थी, तो ये बात मुझे पता चली थी, तो मुझे अभी तक ये बात याद है। तो ये बात याद रखो, ये आपको पाकिस्तान के तो किसी बुक में नहीं मिलने वाली ये बात। जब भी ज़्यादातर बच्चे इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ में फेल हो जाते हैं, डायरेक्शन पूछी जाती है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सो अब मैं एक चीज़ लाना चाह रहा हूँ आपके सामने। सो मेरे पास ये स्टेटमेंट है कि लेंज़ेस लॉ या दिस लॉ कैन बी प्रूव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, अब सुनना बड़े गौर से, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, आपको सुनना होगा, दैट व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स द कॉइल, जो मेरे पास ये कॉइल्स मैंने बनाए थे बल्ब वाले, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल सच दैट अ नॉर्थ पोल इज इंड्यूस्ड ऑन द फेस ऑफ द कॉइल बीइंग अप्रोच बाय द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, यही बात है कि यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल नॉर्थ को ही अट्रैक्ट कर रहा था। अगर मैं इस वाले डायग्राम की बात करूँ, नॉर्थ को ही कर रहा था, सही है। दिस कॉज रिपल्जन टू मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट और रेजिस्टेंस इन इट्स मोशन। इसने ये किया कि इसने रिपल्जन की, रेजिस्टेंस की। इसने कहा नहीं भाई अब मुझे नॉर्थ को नहीं चाहिए, मुझे अट्रैक्टिव फोर्सेस चाहिए, तो मैं नॉर्थ और साउथ को मिलाऊंगा। सिमिलरली व्हेन द नॉर्थ पोल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, जैसी नॉर्थ पोल मेरा कॉइल से अवे कर दिया गया, दूर कर दिया गया, द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड हैंस द पोलैरिटी ऑफ दैट इंड्यूस्ड पोल चेंजेस टू साउथ पोल। जैसे ही मैंने मैग्नेट को दूर किया तो नॉर्थ पोल कन्वर्ट हो गया साउथ पोल में, जब दूर किया। हैंस कॉजिंग अट्रैक्शन, क्योंकि नॉर्थ और साउथ जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, वैसे नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे। हैंस अ रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट, अब यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस हो गई कम, रिपल्जन हो गई कम। ऑल्सो नोट दैट द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड पोल ऑन द कॉइल इज डिटरमिन्ड यूजिंग द राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल की मदद से या तो हम फाइंड कर सकते हैं पोलैरिटी, या फिर हम जो मैंने अभी आपको ये फार्मूला बताया एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, हम इसकी मदद से। तो आप इसको याद रखो, इस वाले फार्मूला को। राइट हैंड ग्रिप रूल को छोड़ दो, वो सब हमारा इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तक था। एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज साउथ पोल, बस यहाँ तक याद रखो, आप एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे। लेंज़ेस लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दोनों आपस में क्यों मिलते हैं, हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, एक मिनट। सो बात ये है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूसेस अ करंट, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ लाई जाती है वो करंट प्रोड्यूस करती है। यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है। तो वो करंट क्या करता है, अपोज करता है द चेंज इन फ्लक्स, डेल्टा फाई को अपोज करता है, नेगेटिव करता है। एंड हैंस द एनर्जी एज द चेंज स्टार्ट इंडक्शन अपोजेस एंड स्लो द चेंज। अब जब वो अपोज करेगा तो भाई एनर्जी भी तो चाहिए होगी ना। मैं ताकत से किसी चीज़ को अपने पास से दूर कब करूँगा, जब मेरे पास एनर्जी होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता चेंज को स्लो करता है वो। इफ़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ वर इन द सेम डायरेक्शन एज द चेंज इन फ्लक्स, अगर चेंज इन फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ की सेम डायरेक्शन होती, देन दैट वुड गिव अस फ्री एनर्जी, तो हमें वो फ्री एनर्जी मिल जाती। फॉर नो अपेरेंट सोर्स वायोलेटिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर हमारे पास एनर्जी फ्री होती, ज़ीरो होती, तो हमें सोर्स थोड़ी मिलती फिर करंट जनरेट करने की नहीं है, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वैलिड करना था। तो वो जब भी वैलिड होगा जब दो ऑपोजिट फोर्सेज एक दूसरे पर लगेंगी तो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड होगा। थस लेंज़ेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो लेंज़ेस लॉ इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो ठीक है,
आगे पढ़ते हैं। सो मेरे पास ये वर्ड एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। हमारे एसएलओ में मेंशन है अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई लाइज ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर इज पुश अक्रॉस द ग्राउंड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 एज शोन इन द डायग्राम। पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर आ गया सर्कुलर लूप ऑफ द वायर। नोट दैट द डायग्राम इज द टॉप व्यू ऑफ द ग्राउंड एंड द लूप ऑफ द वायर। जो आपकी डायग्राम है वो टॉप व्यू ऑफ द ग्राउंड है और वायर के लूप से ली जा रही है। डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन मालूम करो इन द लूप एट पोजीशन 1 पर एंड ऑल्सो एट पोजीशन 2 पर। मतलब समझ नहीं आया मुझे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आओ समझते हैं। अगर ये डायग्राम मुझे दे दी गई है और कहा गया है कि 2 पोजीशंस के अंदर इसकी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन मालूम करो, अभी कर लेते हैं यूजिंग राइट हैंड रूल। चलो हम राइट हैंड रूल के ज़रिए से करते हैं। ऑन द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर द फॉलोइंग मैग्नेटिक पैटर्न इज ऑब्जर्व। ये जो डॉट्स हैं ये आपके आउट ऑफ द पेज हैं और जो ये क्रॉस हैं ये आपके इनटू द पेज हैं। ठीक है, अब हम राइट हैंड ग्रिप टूल लगाएंगे। एट पोजीशन नंबर 1 द सर्कुलर लूप एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड आउट ऑफ द पेज। आपने ये कहा कि लूप नंबर 1 में सर्कुलर लूप ऑफ द वायर आपकी आउट ऑफ द पेज है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल वुड बी सच दैट इट वुड अपोज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एट पोजीशन नंबर 1। समझ आ गई? मैं बात समझाऊंगा नहीं, मेरे ख्याल से आपकी बात समझ आ गई। डेफिनेशन एज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर इज आउटवर्ड्स। जैसे ही आपके मैग्नेटिक फील्ड की जो पोजीशन है वो आउटवर्ड ऑफ द वायर है तो EMF किस तरह होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल वुड बी डायरेक्टेड इनवर्ड्स। EMF कहेगी भाई मैं तो उसको अपोज करूंगी, अगर वो आउटवर्ड है तो मैं तो इनवर्ड होंगी। कह दिया। यूजिंग राइट हैंड रूल पॉइंटिंग द थंब इनटू द पेज रिवील्स। अगर मैं अपना थंब रखूं पेज पर वो ये कहेगा डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट टू बी क्लॉकवाइज। जब इनवर्ट्स कहा मैंने, इनवर्ट्स पोजीशन नंबर 1 के बारे में अगर मैं बात करूं P1 तो डायरेक्शन कैसी होगी? क्लॉकवाइज। ठीक है, एट पोजीशन नंबर 2 द लूप एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द पेज ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर। So current induced would be such that the magnetic field to the coil would be out of the page. समझ आ गई बात? So current induced will be एंटी क्लॉकवाइज। सो P2 के अंदर आउटवर्ड्स होगा पोजीशन नंबर 2 के अंदर और डायरेक्शन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। बस ये 2 चीज़ें आप याद कर लो और आपका ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व हो चुकी। इंतहाई आसान है भाई, इंतहाई आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस कॉन्सेप्चुअल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस यही बात है कि भाई वो अपने आप को अपोज करती है, इंड्यूस्ड EMF मतलब जो उसके चेंज हुआ था उसको अपोज करती है। ख़त्म हो गई बात। ठीक है, अच्छा जनाब, इसी के साथ साथ अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन को मैं अपने सामने ले आता हूँ पहले। सो द क्वेश्चन आई हैव अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ अ वायर हैज़ 200 टर्न्स each having an area of 4.0 exponent minus 3 meter square. A magnetic field directed at 30 degree to the normal of the loop is turned on at t is equal to 0. The magnetic field increases linearly to 0.5 Tesla in t is equal to 0.5 second. What is the magnitude of the average induced EMF in the loop? ठीक है, given that the loop is closed circuit having resistance of 5 ohms, find the induced current. अब देखो ऐसा न्यूमेरिकल तो PMDC में आने से रहा, मगर क्योंकि ये हाई लेवल का न्यूमेरिकल अगर हमने सॉल्व कर लिया तो हम आगे भी जाके आसान न्यूमेरिकल्स सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे, तो इसलिए ज़रूरी था ये। और PMDC ने कुछ बातें भी कही हुई थी तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल लाना ज़रूरी था मेरे। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व E इज़ इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फ्लक्स लिंकेज ओवर डेल्टा टी। ठीक है, ये मेरे पास पूरी टर्म है फ्लक्स लिंकेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, वेयर जो फाई होता है मेरे पास मुझे पता है ए बी कॉस थीटा। ये फ्लक्स का फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था शायद। फाई इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये वैल्यू याद रखना। वी नो दैट द एरिया एंड एंगल आर कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि वो लीनियरली हैं तो वो कॉन्स्टेंट हैं, तो हम उसे डेरिवेशन से निकाल देते हैं इस तरह के E इज इक्वल टू माइनस एन ए कॉस थीटा डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, गिवन दैट आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रही है लीनियरली टू 0.5 टेस्ला इतने सेकंड्स में, टाइम इज इक्वल टू 0.5 सेकंड्स के अंदर।
सो जब डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी मेरे पास है 0.5 ओवर 0.5, तो ये मेरे पास क्या होगा 1। तो अगर मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड चाहिए तो इज इक्वल टू एन ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 200 नंबर ऑफ टर्न्स इंटू 4.0 विच इज़ द एरिया एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30। सो अब हम इसको जब पूरा कोड सॉल्व करेंगे तो कॉस 30 के मेरे पास वैल्यू होती है 0.866, ठीक है। और साइन 30 के मेरे पास याद करो कितनी होती थी, साइन 30 के मेरे पास शायद 0.5 होती थी, हाँ 0.5 होती थी। सो खैर बाहर जो हम कॉस 30 के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कॉस 30 अगर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.693 वोल्ट्स। अगर मुझे इंड्यूस करंट चाहिए, इंड्यूस करंट आई, सो इसका फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सो ई मेरे पास क्या है 0.693 ओवर 5 मेरे पास रेजिस्टेंस है, तो आई हैव एन आंसर ऑफ 0.139 एम्पेयर्स करंट। तो इस एग्जाम्पल से एक फ़ायदा हुआ, सारे फार्मूला रिवाइज हो गए, पिछले चैप्टर्स की भी और इस चैप्टर के न्यू फार्मूला भी आ गए। सो दिस इज़ द शॉर्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जनाब, तो अब हम लोग अपने इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर इस चैप्टर का बहुत मेन पार्ट है। ट्रांसफॉर्मर इज डिवाइस यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को डिक्रीज या इंक्रीज करने के लिए ट्रांसफॉर्मर यूज़ होता है। ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, याद रखो। ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? क्या फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे? नहीं। क्या लेंज़ेस लॉ पर? नहीं। ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आपस में दो कॉइल्स के ज़रिए जो इंडक्शन होती है उसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, और जो एक कॉइल के अंदर होती है उसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। मगर ट्रांसफॉर्मर हमेशा वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन के बेसिस पर, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास इस ट्रांसफॉर्मर है और ये इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉइल्स हैं, बस ये अजीब सा डायग्राम बना रहा हूँ, बस समझ लो, ठीक है। ये मेरे पास कहलाता है प्राइमरी कॉइल और ये मेरे पास कहलाता है सेकेंडरी कॉइल और ये मेरे पास कहलाता है आयरन कोर, ठीक है। सो हम इसमें स्टडी करेंगे इंडक्शन ऑफ करंट इन टू कॉइल्स, मगर हमें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि आप मल्टीपल कॉइल्स के अंदर भी जा सकते हैं, टू से ज़्यादा भी कॉइल्स के अंदर जा सकते हैं। अ ट्रांसफॉर्मर इज मेड अप ऑफ टू कॉइल्स ऑफ वायर्स वाउंड अराउंड सॉफ्ट आयरन कोर। इसके ऊपर ये दो वायर्स अराउंड है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। एंड EMF इज अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल। इस प्राइमरी कॉइल से EMF गई ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेटिंग का साइन क्या होता है? कुछ इस तरह, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग EMF गई प्राइमरी कॉइल से, एंड ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज डेल्टा टी या फाई अपॉन डेल्टा टी का चेंज हुआ, तो इसकी मदद से इंड्यूस्ड EMF हुई सेकेंडरी कॉइल के अंदर। इंड्यूस्ड EMF हुई, मूविंग इंड्यूस्ड EMF सेकेंडरी कॉइल के अंदर हुई। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF, यानी कि इंड्यूस्ड EMF लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है किस पर? अब याद आ गया होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल। जो हमने प्राइमरी कॉइल से EMF दिया था वो उस पर डिपेंड करता है इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ दिस इंडक्शन इज दैट द EMF इज ईदर स्टेप अप और स्टेप डाउन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। अब इसका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास EMF दो तरीके की हो सकती है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। देखो स्टेप डाउन जब होगा, एक मिनट, हाँ, स्टेप डाउन जब होगा जब मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द
प्राइमरी कॉइल ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न ऑफ द सेकेंडरी। इसी तरह जो है आपका वोल्टेज इन प्राइमरी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द वोल्टेज इन सेकेंडरी। ठीक है, स्टेप अप में इसका उल्टा होगा, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, और वोल्टेज आपका सेकेंडरी में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ वोल्टेज इन द प्राइमरी। ठीक है, सो इस बिहाफ पे हमारे पास एक फार्मूला बना है ट्रांसफार्मर का, NS अपॉन NP इज इक्वल टू VS अपॉन VP। इसके ज़रिए हम ट्रांसफार्मर की कैलकुलेशन करते हैं। कोई एक वैल्यू अननोन होती है, बाकी तीनों आपको दी भी होती है। तो ये फार्मूला स्टेप ट्रांसफार्मर का है। सो अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड causes the electromagnetic induction and alternating current must be applied in order for the changing magnetic field to produce। यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑल्टरनेटिंग करंट ट्रांसफार्मर में चाहिए होता है, जब भी आप जाके जो है इसको कर पाओगे। आगे पूरा कंप्लीट। सो अब मेरे पास इसी ट्रांसफार्मर का एक और नाम है आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर या फिर किसी चीज़ का आइडियल मतलब बोलें तो जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, सिर्फ एक विजुअलाइजेशन की हो। सो फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर द पावर इनपुट मस्ट बी इक्वल टू द पावर आउटपुट, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि कार्नेट इंजन पूरी एफिशिएंसी नहीं दे सकता। ठीक है, और यानी कि 100% एफिशिएंसी कहता है आइडियल ट्रांसफार्मर, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि P इनपुट इज़ इक्वल टू P आउटपुट इज़ इक्वल टू VP IP, पोटेंशियल डिफरेंस इन प्राइमरी एंड करंट इन प्राइमरी इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इन सेकेंडरी एंड करंट इन सेकेंडरी। सो VS अपॉन VP इज़ इक्वल टू IP अपॉन IS, एक ये रिलेशन बना। एक NS अपॉन MP इज़ इक्वल टू IP अपॉन IS, या फिर NS अपॉन MP इज़ इक्वल टू VS अपॉन VP। ठीक है, और इसी के बाद जो है हमारा एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज़ गिवन बाय एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर कभी आपको न्यूमेरिकल में दी हुई हो और आपको फाइंड करने को कहा हो, तो उसका फार्मूला होता है एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। बाय दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर का टॉपिक ख़त्म किया। अब हम बस इस चैप्टर के एंडिंग पर हैं तकरीबन। सो इसी के साथ साथ ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ पावर लॉसेस होती हैं कि आपकी एनर्जी कुछ लॉस हो जाती है। ये नहीं कि पूरी, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर तो नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो एनर्जी का लॉस होगा। तो वो दो लॉस होते हैं जिसको हम डील करेंगे। टिपिकल ट्रांसफार्मर हैव हाई एफिशिएंसी बट नॉट 100%। 70 हो सकती है, 60 हो सकती है, 85 हो सकती है, मगर 100% नहीं हो सकती। 100% सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर की होती है, जो कि नहीं है हमारे पास। फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ पावर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर, जिसकी मदद से आपका ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं बन सकता। कौन से ऐसे एनर्जी के लॉसेज हैं जिसकी मदद से ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% नहीं आती, तो उनको पढ़ते हैं। द फर्स्ट वी हैव एडी करंट्स। एडी करंट्स लीडिंग टू द हीटिंग ऑफ द कॉइल का हीट हो जाना, हैंस लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, दिस इज कॉल्ड द एडी करंट। टू रिड्यूस हीट लॉस ड्यू टू एडी करंट, अगर हमें इसको लॉस मतलब कम करना है, तो लैमिनेट द कोर यूजिंग मल्टीपल शीट्स ऑफ सॉफ्ट आयरन। तो हमें इस लैमिनेटेड कोर के ऊपर सॉफ्ट आयरन की मजीद लैमिनेशन करनी होगी, लेयर्स बनानी होगी। दूसरा है हिस्टेरेसिस और द रेजिस्टेंस ऑफ द कोर टू द फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऑल्सो कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। इसका मतलब टू रिड्यूस हीट लॉस ड्यू टू हिस्टेरेसिस यूज मटेरियल दैट ऑफर्स लेस हिस्टेरेसिस टू मेक द कोर। इसका मतलब ऐसी रेजिस्टेंस जो कि कोर को फ्लक्चुएट करती है मैग्नेटिक फील्ड के पास होने से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मटेरियल ऐसा यूज़ करते हैं जो कि हिस्टेरेसिस को कम रेजिस्टेंस दे, या फिर कम कोर उसका इन्वॉल्व हो उसमें। द हीटिंग ऑफ द वायर ड्यू टू द रेजिस्टेंस इन द मोशन ऑफ द करंट। अब जो करंट को हम रेजिस्ट कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, जो चीज़ रेजिस्ट कर रही है, वो उससे वायर तो हीट हो रहा है आपका। तो ऐसा मटेरियल यूज़ करो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा हो, हायर हो। अगर हायर क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो हम रिड्यूस कर पाएंगे रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर मैं बल्कि एरिया को बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। रेजिस्टेंस कम होगी तो हीट लॉस क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए आपका रेजिस्टेंस और एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे
अपना जनरेटर्स। और जनरेटर्स बहुत आसान टॉपिक है और बहुत छोटा टॉपिक है, हम इसको डील करेंगे। इसका ये ग्राफ भी है, इसको भी डील कर लेंगे। ये बहुत आसान है, दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है मगर उतना ही आसान है। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजेस मैकेनिकल एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो चीज़ कन्वर्ट करती है दैट इज़ जनरेटर। एट द हार्ट ऑफ बोथ मोटर्स एंड जनरेटर्स, अगर हम मोटर्स और जनरेटर्स की बात करें, इज़ अ वायर क्वाइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर का क्वाइल होता है। इनफैक्ट द सेम डिवाइस कैन बी यूज एज अ मोटर और अ जनरेटर, या तो मोटर कहें जनरेटर कहें, बात एक ही है। अच्छा, जनरेटर के अंदर या मोटर के अंदर जो क्वाइल्स होते हैं ना, उनको पता है क्या कहते हैं? आर्मेचर। ये बात कहीं नहीं लिखी हुई, मैंने अपने नॉलेज से बताई है, तो याद कर लो, कभी कभार एमसीक्यू में आ सकता है। तो आर्मेचर कहते हैं क्वाइल्स इन जनरेटर। व्हेन द डिवाइस इज़ यूज एज अ मोटर, अगर हम मोटर यूज़ करें, अ करंट इज पास थ्रू द क्वाइल, ठीक है। द इंटरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द करंट कॉजेज द क्वाइल टू स्पिन, ठीक है। टू यूज़ द डिवाइस एज अ जनरेटर, द क्वाइल कैन बी स्पन इंड्यूसिंग अ करंट इन द क्वाइल। जो आपका क्वाइल है वो आपके पूरे के अंदर करंट इंड्यूस कर रहा है। तो इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है। इन ऑल्टरनेटिंग करंट एसी जनरेटर यूटिलाइजेस फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, ठीक है भाई, ये बात मुझे समझ आ गई। स्पिनिंग क्वाइल एट अ कांस्टेंट रेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू इंड्यूस एंड ऑसिलेटिंग ईएमएफ, ठीक है। यानी कि स्पिनिंग ऑफ द क्वाइल कांस्टेंट रेट में आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, जो कि आपकी ऑसिलेटिंग यानी कि रोटेटरी ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है। द क्वाइल एरिया एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर केप्ट कांस्टेंट, जब ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं, सो बाय फैराडेज लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरह होनी चाहिए? E इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन थीटा। अगर आपका थीटा 90 डिग्री है, सो E इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू E नॉट इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोबारा देख लो, E इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन थीटा। जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा तो आप क्या कहोगे? E नॉट इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी, और इसी के साथ साथ E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये आपके फैराडेज लॉ ऑफ के दरमियान मदद से हुआ है। सिमिलरली अ क्वाइल टर्निंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट डीसी पावर। डीसी जनरेटर भी होता है हमारे पास। अ डीसी जनरेटर यूजेस द सेम काइंड ऑफ स्प्लिट रिंग, यानी जिसे हम कहते हैं कम्यूटेटर। देखो, डीसी जनरेटर में हमारे पास एक टर्म होती है स्प्लिट रिंग या फिर कम्यूटेटर। ये इसलिए यूज़ होता है क्योंकि डीसी मोटर के अंदर, अनलाइक द एसी जनरेटर, जो एसी जनरेटर के अंदर नहीं होता, पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज जनरेटेड बाय डीसी जनरेटर ऑलवेज सेम। हम डीसी जनरेटर क्यों प्रेफर करते हैं, इसका मतलब समझो। एसी जनरेटर से ज़्यादा एसी जनरेटर में पोलैरिटी चेंज होती है वोल्टेज की। पहले ऑल्टरनेट रहेगा, फिर डीसी होगा, फिर ऑल्टरनेट होगा, फिर कुछ और होगा, इस तरह। मगर डीसी जनरेटर में पोलैरिटी इज़ ऑलवेज सेम, ठीक है। तो अगर आप ये ग्राफ देखो ऑल्टरनेटिंग करंट का, यूँ गया यूँ गया यूँ गया, पहले ये अलग डायरेक्शन में था, फिर ये अलग डायरेक्शन में था, फिर ये कॉइल अलग डायरेक्शन में था, फिर अलग डायरेक्शन में, अलग डायरेक्शन में। तो यहाँ पे पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज इज कीप चेंजिंग, मगर डीसी जनरेटर में आपकी पोलैरिटी सेम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर ख़त्म किया, ठीक है। सो बिल्कुल हमने ख़त्म किया। अच्छा, इसी के साथ साथ पीएमडीसी ने कहा था कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशंस बताओ और उनकी तरीका ऑफ यूजेज बताओ। तो हम इसको डील करते हैं और ये हमारा लास्ट एसएलओ है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की अगर मैं बात करूँ, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द वोल्टेज फ्रॉम अ लोअर लेवल टू अ हायर लेवल। मैंने बताया था सेकेंडरी में ज़्यादा होता है। इट अचीव्स दिस बाय हैविंग मोर टर्न्स ऑफ वायर, ज़्यादा टर्न्स ऑफ वायर होने चाहिए, एन एस ज़्यादा होना चाहिए ऑन द सेकेंडरी साइड, यानी कि एन एस हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए सेकेंडरी कॉइल। हेयर्स हाउ इट वर्क्स। द प्राइमरी कॉइल यानी कि इनपुट साइड जो होती है आपकी, रिसीव्स ऑल्टरनेटिंग करंट एसी एट अ लोअर वोल्टेज। जब वो लोअर वोल्टेज रिसीव करेगा जब भी तो उसको हायर में कन्वर्ट करेगा ना। द सेकेंडरी कॉइल यानी कि आउटपुट साइड हैज़ मोर टर्न्स ऑफ द वायर रिजल्टिंग इन द हायर वोल्टेज, ठीक है। जब ज़्यादा टर्न्स होंगे ज़्यादा वोल्टेज होगा। एप्लीकेशंस, स्टेप अप ट्रांसफार्मर आर क्रूशल फॉर ट्रांसमिटिंग पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ओवर लॉन्ग यानी कि लार्ज डिस्टेंसेस पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर काम आता है। बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज दे रिड्यूस पावर लॉस। जब आपका वोल्टेज बढ़ेगा तो पावर लॉस कम होगा। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन पावर लॉस कम होगा, मेकिंग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मोर एफिशिएंट। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपका ज़्यादा एफिशिएंट हुआ, ठीक है। अब पढ़ते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डज द अपोजिट।
बिल्कुल स्टेप अप के अपोजिट है। इट रिड्यूसेस वोल्टेज फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, यानी कि एन पी में ज़्यादा होगा एन एस से और वी पी ज़्यादा होगा वी एस से। द प्राइमरी कॉयल रिसीव्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज एज अ हायर वोल्टेज, फिर वो उसको कम करेगा। द सेकेंडरी कॉयल हैज़ अ फीवर टर्न्स, कम नंबर ऑफ कॉयल्स होंगे लीडिंग टू अ लोअर आउटपुट वोल्टेज, कम वोल्टेज देगा कि कम टर्न्स होंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आर कॉमनली यूज नियर कंज्यूमर्स, यानी कि हाउस होल्ड्स के अंदर। दे कन्वर्ट हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर लाइन्स टू सेफर वोल्टेज एग्जैक्टली 230 volts फॉर एवरीडे यूज़। ठीक है। In summary, the step-up transformers facilitate long-distance power transmission, while step-down transformers ensure safe electricity supply to homes and businesses. Both play vital roles in maintaining an efficient electrical grid. तो यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का तमाम टॉपिक ख़त्म हुआ। Describe how step-up step-down transformer can be used to ensure efficient transfer of electricity along cables. तो ये हमने ऐसा लो और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। अब हम इसके MCQs पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ हम इसके MCQs पर आ गए हैं इस चैप्टर के। सो द फर्स्ट MCQ वी हैव द एनर्जी लॉस इन द ट्रांसफार्मर इज़ ड्यू टू। देखो एनर्जी लॉस हमारे पास दो तरीके से होते हैं। एक मिनट पहले मैं इसको पॉइंटर को सही कर लूँ, एक मिनट। ठीक है, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस और एक होता है एडीज करंट। सो वी हैव अ करेक्ट ऑप्शन बोथ ए एंड बी। ठीक है। लेंजेस लॉ स्टेट्स दैट the product of current and resistance is constant, गलत। induced EMF is directly proportional to change, नहीं, Faraday law है। the direction of induced current is such that it opposes the cause which produces it, C is the correct answer। which of the following is not transformed by a transformer, voltage, current, power, none of these। इसका होगा C। जो पावर है वो ट्रांसफार्मर से मतलब ट्रांसफ़र नहीं होती, तो C इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी वोल्टेज और करंट और इंड्यूस्ड EMF आपकी ट्रांसफ़र होती है। An alternating current is represented by equation I is equal to 20 sin 120 pi t. What is frequency? General equation for AC is given by, हमें पढ़ा था, I is equal to I naught sin pi ft. So comparing it with 20 sin 120 pi t, we get frequency is equal to 60 Hz. बस वही फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो आपके पास आंसर आएगा 50 Hz. Transformer supported on a pole in streets to supply electricity to your home is long distance transformer है। ठीक है। सो लॉन्ग ट्रांसफार्मर आपके पास जो होता है, बल्कि नहीं, ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, ये आपका होम की बात हो गई ना, जो आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता है, यानी कि स्टेप डाउन होगा। ट्रांसफार्मर प्लेस इन द स्ट्रीट्स और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, बिल्कुल जो स्ट्रीट्स पर ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो स्टेप डाउन होते हैं। विच रिड्यूसेस द 1100 वोल्टेज 11,000 voltage in frequent uses to the 220 volt which is suitable for home appliances। बिल्कुल हमने पढ़ा भी था स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ए। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किसके प्रिंसिपल पे भाई, म्यूचुअल इंडक्शन के ना, बी इज द करेक्ट आंसर, हम पढ़ चुके हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर द कॉइल इक्वल्स टू इंड्यूस्ड EMF, हमें पता है, ऑप्शन देखे बगैर ही बता दिया मैंने। इंड्यूस्ड EMF रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इंड्यूस्ड EMF के बराबर होता है, विद द इक्वेशन E इज इक्वल टू फाई ओवर डेल्टा टी। A step-down transformer has turn ratio of 20. Input to the primary coil is 5 ampere. Find the value of current in secondary. Given that Ns upon Np is equal to 1 upon 20, ठीक है, Vs upon Vp, और Vs upon Vp किसके बराबर है, Ip upon Is के। Solving for Is, we will get Is up is equal to 100 ampere। हमने पढ़ा था ये बात कि Ns upon Np is equal to Ip over Is। तो ये पूछा जा रहा है कि आपके पास अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के पास रेशियो है 1/20 का, और यहाँ पर आपके पास जो प्राइमरी कॉइल है आपके पास उसका है 5 एम्पेयर करंट, तो सेकेंडरी में क्या होगा x, तो x इज़ इक्वल टू 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 0 0 2 5 10 100 एम्पेयर आपके पास करंट आया, विच इज़ द सी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्ट द पैसेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिव करंट का पैसेज कौन रेजिस्ट करता है, रेजिस्टर, ऑब्वियस है, हमें पता है, जो आपका रेजिस्टर होता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट का पैसेज जो है वो करता है। मगर एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्ट द पैसेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, रिएक्टर। इसको एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, शायद इसका इंडक्टर हो सकता है। एज ऑल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स वैल्यू, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। सो इंडक्टर डज नॉट अलाउ द AC टू पास। ओके, इंडक्टर जो है, सही। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि ऑल्टरनेटिव करंट को कम कौन करता है, कम करेगा तो वो रेजिस्टर होगा, मगर
कौन पासेज उसके पैसेज को आगे जाने से रोकता है? हमें पता है इंडक्टर कोई भी करंट इंड्यूस नहीं करता, सो वी हैव एन करेक्ट ऑप्शन विच इज़ सी, इंडक्टर. द एनर्जी एक्सपेंडेड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड. जो आपके मैग्नेटाइजेशन एनर्जी होती है ना, उसे हम एक और नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द हिस्टेरेसिस लॉस. हिस्टेरेसिस लॉ हम इसको पढ़ते हैं व्हेन अ मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड इन वन डायरेक्शन, it will not demagnetize when the applied magnetic field is removed. It must be driven back to zero by a field in opposite direction, and this lag continues for all repetitions of magnetic cycles and cause losses. So we have a hysteresis loss C. An AC voltmeter reads 212 volts. What is the instantaneous value of the frequency of alternating voltage is 60 hertz. ठीक है, V instantaneous हमें पता है V instantaneous is equal to V naught sin omega t, वेयर V नॉट इज़ इक्वल टू VRMS एक वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं √2 इज़ इक्वल टू 300 वोल्ट्स. ये हमारे पास वैल्यू नोन है. सो ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई f इज़ इक्वल टू वैल्यू दी गई है 120 पाई, ये भी हमें पता होती है. सो अगर हमने इसको इसमें पुट कर दिया V इंस्टेंटेनियस और RMS की वैल्यू होती है 300 साइन और 120 पाई. सो हमारे पास वैल्यू आई, इसका आंसर हमारे पास करेक्ट होना चाहिए डी, 300 साइन 120 पाई टी. इतना मुश्किल वैसे आता नहीं है क्वेश्चन, मगर ये फार्मूला याद रखो कि भाई V इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और ये सारे रिलेशंस आपके याद होने चाहिए. I नॉट इज इक्वल टू I इज़ इक्वल टू आपका I नॉट वाला रिलेशन भी याद होना चाहिए. ठीक है, सो I इज़ इक्वल टू I नॉट साइन फाई FT वाला भी याद होना चाहिए. सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर. सो अब हम बिल्कुल फिज़िक्स के एंड पर हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में बल्कि हम फिज़िक्स को एंड कर लेंगे. आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा.